and welcome all of you for this technical webinar, which happens to be the first of our planned ones. पेंडेमिक की वजह से हम अभी जो है वो इस वक्त टेक्निकल वेबिनार कंडक्ट कर रहे हैं. However, we do plan that we will be having seminars during the next in the week. ठीक है. अच्छा, अभी आप लोग देख रहे थे कि कॉर्पोरेट वीडियो वाज रनिंग. ठीक है. और इंट्रोडक्शन है. दिस इज आवर विजन एंड मिशन स्टेटमेंट्स. आप देख सकते हैं कि could we are determined to be the main driving force in the global energy transition, create a sustainable future for Earth, for mankind and for future generations. और अब तक हमारी जो एनुअल पावर जनरेशन है वो अराउंड 26,000 ऑलमोस्ट 27,000 गीगावाट आवर की है. और जो माइलस्टोन्स हैं, वी स्टार्टेड ऑफ इन 2010. कंपनी का जो एस्टेब्लिशमेंट है वो 2010 में हुई और एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ फॉर लास्ट 5 इयर्स. और जो लिस्टिंग हुई स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर वो 2014 में है. तो आप देख सकते हैं कि कंपनी की डेवलपमेंट जो है वो पिछले 11 साल के अंदर सबसे ज़्यादा तेज़ी के अंदर है. इस वक्त गुडवी जो है वो लार्जेस्ट इन्वर्टर मैन्युफैक्चरिंग ब्रांड में शामिल है और टॉप ऑफ द लाइन टीयर 1 के अंदर शामिल होता है, जो कि 8 कंपनीज़ हैं. टोटल 8 कंपनीज़ हैं जो टीयर 1 के अंदर शामिल होती हैं. उसमें गुडवी इज़ वन ऑफ देम. और जो हमारा TUV सर्टिफिकेशन है वो फ्रॉम 2016 एंड ऑनवर्ड हमारी कंटिन्यूस है 5 साल से. 2000 पिछले 5 साल से कंटिन्यूसली EUPD रैंकिंग के अंदर भी हम नंबर 1 पर आ रहे हैं इन डिफरेंट कंट्रीज़, जिसमें से पाकिस्तान भी शामिल है. और ये हमारा जो है वो हेडक्वार्टर गुडवी फैमिली है. तकरीबन 2300 से ज़्यादा हमारे एम्प्लॉइज हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि 500 से ज़्यादा यानी ऑलमोस्ट 1/5 बल्कि मोर देन इनफैक्ट 1/5 जो है हमारा सिर्फ R&D का स्टाफ है. सो यू कैन अंडरस्टैंड कि हमारी जो मेन फोकस है वो टूवर्ड्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, जो कि टू कीप ऑन प्रोग्रेस प्रोडक्ट डेवलपमेंट और मार्केट की रिक्वायरमेंट के लिहाज से वी कीप ऑन डेवलपिंग आवर प्रोडक्ट. इसके अलावा ये आप देख सकते हैं कि हमारी सबसे बड़ी जो डेवलपमेंट है वो जो मैंने पीछे भी मेंशन किया था यहाँ पर, कि आप ये देखें कि 2021 के अंदर 20 के अंदर हमारी जो है वो GE के साथ लाइसेंसिंग पार्टनरशिप हो गई है. और GE ने दे चोज अस. ऐसा नहीं है कि दे डिड नॉट हैव एनी अदर ऑप्शन, दे डिड. मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताता हूँ कि किस तरीके से दे डिड हैव अदर चॉइसेस, दे डिड हैव अदर ऑप्शंस, बट they had several manufacturers which were carefully examined and assessed. Eventually 32 manufacturers were shortlisted, out of which only we were chosen. And I'm pretty sure कि यहाँ पर हम जितनी भी ऑडियंस है वो अच्छे से जानते हैं कि GE जो है वो क्वालिटी वाइज ग्लोबली रिकग्नाइज्ड होता है. और इंजीनियरिंग साइड पे जो इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स के अंदर GE की रैंकिंग कहाँ पर आती है. और दे हैव चोजन गुडवी के लाइसेंस के साथ कि ताकि वो हमारे जो रेजिडेंशियल प्रोडक्ट है वो मैन्युफैक्चर भी कर रहा है और वो मार्केट भी कर रहा है. ये हमारी ग्लोबल प्रेजेंस है. बिसाइड्स पाकिस्तान हमारी ब्रांचेस मौजूद हैं डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर, जैसे कि हांगकॉन्ग है, ऑस्ट्रेलिया है, UK, यूनाइटेड स्टेट्स है. इसके अलावा हमारे सेल्स एंड सर्विस सेंटर्स हैं ग्लोबली अवेलेबल इन डिफरेंट क्वाइट अ फ्यू कंट्रीज़. R&D सेंटर हमारा हेडक्वार्टर के अंदर है और प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ हमारी 2 हैं. ठीक है. ये हमारे ग्लोबल पार्टनर्स हैं जिसमें सारे जितने मतलब मारुतिनी, पैनासोनिक जैसे IBC सोलर जैसे बड़े नाम मौजूद हैं इसके अंदर. बाकी जो हमारे ग्लोबल पार्टनर्स के अंदर रेनो है, LG है, सीमेंस है जर्मनी के अंदर. ये हमारे टोटल जो मेन अवार्ड्स हैं जो मैं भी जिक्र भी किया जिन पे कि EUPD 2017 से लेके टू डेट हम तकरीबन 7-8 कंट्रीज़ के अंदर जो है वो टॉप नंबर 1 रैंक होते हैं EUPD टॉप ब्रांड के अंदर, जिसमें पाकिस्तान शामिल है. ऑस्ट्रेलिया, नेदरलैंड्स, पोलैंड, पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका, ब्राज़ील एंड वियतनाम. इसके अलावा TUV 2015 से 20 तक हम जो है वो फॉर कंसेक्यूटिव 6 ईयर्स, अभी इस साल की रैंकिंग आई नहीं है, 6 साल से कंटिन्यूसली इन्वर्टर ब्रांड हमारा जो है वो सोल इसमें अवार्ड ले रहा है. इसके अलावा रेड डॉट डिज़ाइन का हमारा 2018 का है. 2021 में भी हमारा जो हाइब्रिड इन्वर्टर है वो टॉप ऑफ द लाइन रैंक होता है. 2019 से आप देख सकते हैं कि रैंक हो रहा है नंबर 1 पे. ये हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी है अराउंड 25 गीगावाट की. बाकी ये हमारी बैटरी की जो है वो एनुअल कैपेसिटी है.
ये स्टेट ऑफ द आर्ट हमारा हेडक्वार्टर है, जहाँ पे R&D सेंटर्स हैं, उसके अलावा मीटिंग हॉल्स हैं, तमाम हमारे जो स्टेट ऑफ द आर्ट फैक्ट्री मौजूद है। ये ग्लोबल इंस्टॉलेशंस हैं फॉर जिसमें 23 गीगावाट में से 12 गीगावाट जो है वो रेजिडेंशियल है प्योर। इसके अलावा 11 गीगावाट जो है वो कमर्शियल इंडस्ट्री है। बिसाइड्स दिस 500 मेगावाट की स्टोरेज सोल्यूशन है हाइब्रिड। ग्लोबल रैंकिंग के अंदर आप देख सकते हैं कि डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर वी हैव बीन रैंक्ड नंबर 1, और फॉर एनर्जी स्टोरेज सोल्यूशन हाइब्रिड जो कि वो ग्लोबली जो है वो नंबर 1 हमारा रैंक होता है। बाकी वैसे आप देख सकते हैं कि थ्रू आउट द वर्ल्ड डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर रूफ टॉप के अंदर या जनरली भी जैसे चेक के अंदर नंबर 1 पे वैसे ही है। बाकी इसके अलावा रूफ टॉप में हमारी चाइना में, इंडिया में, स्पेन में, ऑस्ट्रेलिया में हमारा नंबर 1 पे रैंक होता है। ये ग्लोबल रैंकिंग्स हैं, मतलब दीज आर नॉट लोकल रैंकिंग्स। ये हमारा मार्केट शेयर है विच इज़ प्रीटी डोमिनेंट। आप देख सकते हैं कुछ कंट्रीज़ के अंदर वी हैव बीन डोमिनेंट लाइक एनीथिंग। इसके अंदर पाकिस्तान मेंशन नहीं है बिकॉज उसका रीज़न ये है कि पाकिस्तान में वी हैव एंटर्ड वेरी रिसेंटली एज अ कंपनी इटसेल्फ। अदरवाइज वी हैव बीन ऑपरेटिंग थ्रू आवर वैल्यू डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड हमारी प्रेजेंस की जो कर्टिसी हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इसको मतलब जो इम्पोर्ट करते हैं, स्टॉक होल्ड करते हैं और आगे सेल करते हैं। और अब यह है कि फ्रॉम लास्ट 3 or 4 months अब गुडवी मतलब मैं खुद जो हूँ वो रिप्रेजेंटेटिव हूँ और मेरे साथ अहमद राफ़े हैं, जो हम दोनों मिलकर वी आर रिप्रेजेंटिंग गुडवी पाकिस्तान नाउ। हाउएवर हमारे शेयर के लिहाज से अगर हम बात करें तो जो इंपोर्ट डेटा के थ्रू अगर हम चेक करते हैं तो अभी हमारा ऑब्वियसली पाकिस्तान के अंदर रैंक नंबर जो है 3 पर आता है। लेकिन वी डू एंटिसिपेट के द वे द टेक्नोलॉजी और जो आप लोगों का फीडबैक है, आप लोगों की इम्पोर्टेंस ज़्यादा इसलिए है कि, और ये टेक्निक हमारा सबसे पहला जो सेमिनार हमने कंडक्ट करने की कोशिश की है वो उसमें आप लोगों को इसीलिए जो हमारे इंस्टॉलर्स हैं और जो ईपीसी कंपनीज हैं दे आर द बैकबोन। वाई? बिकॉज आप लोगों के फीडबैक के ऊपर ही हम जो है जो जिस तरह से आप लोगों ने बताया कि जो इशू ओवरऑल इन्वर्टर का पॉजिटिव फीडबैक रिसीव हुआ, लेकिन जो इशूज आ रहा था वो एक्सपोर्ट साइड का ही था, विच इज जीरो एक्सपोर्ट पर हो या एक्सपोर्ट लिमिट का हो। दैट्स वाई वी आर टारगेटिंग इट। और हम ये चाहते हैं कि जिस तरीके से अभी यहाँ पे हम शो कर रहे हैं कि मार्केट शेयर डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर गुडवी का इतना मौजूद, हम चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर भी हम प्राउडली शो करें कि क्योंकि एक अच्छा इन्वर्टर है टेक्निकल सपोर्ट के साथ, हम उसको पाकिस्तान के अंदर भी नेक्स्ट टाइम इसमें हम शो कर सकें अपनी ग्रोथ को। ओवरसीज़ वेयर हाउस मैनेजमेंट्स डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर मौजूद हैं, ये बहुत ज़्यादा हमसे रिलेवेंट नहीं है। सर्विस के अंदर हमारे पास यहाँ पे जिस तरह से प्री सेल सर्विस और आफ्टर सेल सर्विस दोनों के लिए हमारे पास जो है वो मतलब वी फोकस ऑन इट। और यही वजह है कि हमने जैसे ही गुडवी के ऑपरेशंस पाकिस्तान में स्टार्ट किए हैं, सबसे पहले वी टुक द टेक्निकल गाय ऑन बोर्ड because we certainly understand and comprehend that without technical support of pre-sales and after-sales, one cannot thrive, one cannot progress. Companies cannot progress technically. यही वजह है कि अहमद को हमने अहमद जो है वो एंड ही इज़ डूइंग इट वेल। अभी हमने जितना भी थोड़े बहुत सेशंस किए हैं उसके अंदर हमने कोशिश किया है कि एक मतलब स्मॉल स्केल के ऊपर लेकिन मीटिंग्स की हैं जिसमें हमने जो है वो इंस्टॉलेशन के एक्सपर्ट्स को, इंस्टॉलर्स को, ईपीसी कंपनीज को जमा किया है और उनके जो कंसर्न्स हैं उसको एड्रेस किए हैं। अब ये सेमिनार भी उसी पर्पस के तहत है एंड वी डू होप कि हम एट द एंड ऑफ द डे, एट द एंड ऑफ दिस वेबिनार हम कुछ ना कुछ इससे लर्न कर पाएंगे और जो हमारे इश्यूज़ हैं इंस्टॉलेशन साइड के उसको हम एड्रेस कर पाएंगे। बाकी इसमें ऑब्वियसली अभी जो हमारा आफ्टर सेल्स के अंदर वर्कशॉप का इशू है वो वी आर ट्राइंग टू एड्रेस इट और एज सून एज पॉसिबल हम चाहेंगे कि उसको हम एड्रेस करके हम ऑन बोर्ड लें सर्विस जो कि अभी निगोशिएटिंग के अंदर है, निगोशिएशंस के अंदर है। कोशिश करेंगे जल्द से जल्द ऑन बोर्ड लें। ये हमारा टोटल प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है जिसमें रेजिडेंशियल पूरी कंप्लीट रेंज है फ्रॉम 0.7 किलोवाट से लेकर अप टू 250 किलोवाट तक। दैट मीन्स छोटे से छोटा रेजिडेंशियल साइट का इन्वर्टर हो, कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल सेगमेंट का हो या अप टू यूटिलिटी स्केल का बड़े से बड़ा 250 किलोवाट हाई वोल्टेज अवेलेबल है। ये हमारा जो रेजिडेंशियल सोल्यूशन है वो 0.7 से लेके 15 किलोवाट तक अवेलेबल है, सिंगल फेज एंड थ्री फेज अप टू 15 किलोवाट है, ठीक है, 3 MPPT के साथ।
ये हमारे रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स हैं कुछ जो ग्लोबली दुनिया भर में लगे हुए हैं, ऑस्ट्रेलिया के भी हैं और दूसरी जगहों के भी हैं। Next is commercial industry, which starts from as low as like 3 kilowatt, 4 kilowatt, up to 225 kilowatt. In fact, 136 kilowatt you can say commercial industry में, क्योंकि उसके ऊपर जो है फिर वो यूटिलिटी सेगमेंट के अंदर आ जाते हैं। तो कंप्लीट सीरीज है GTC, SMT, MT और HT, ठीक है, जो कि यहाँ पे हमारे पास ज़्यादा पॉपुलर जो रेंज कमर्शियल इंडस्ट्री के अंदर चल रही है वो DT है, 5, 10, 15, 25, 30 अप टू 50 किलोवाट, अप टू 80 किलोवाट। बाकी HT सीरीज़ है जो 136 किलोवाट तक आती है। ये CNI के प्रोजेक्ट्स हैं। अब इसमें ऑब्वियसली इस प्रेजेंटेशन के अंदर क्योंकि ग्लोबल प्रेजेंटेशन है कॉर्पोरेट, तो उसके अंदर हमने जो दुनिया भर के प्रोजेक्ट्स हैं वो शो किए हुए हैं, बट आई एम कॉन्फिडेंट कि हम नेक्स्ट टाइम जब भी प्रेजेंटेशन अपनी कॉर्पोरेट देंगे तो उसमें हम अपने पाकिस्तान के प्रोजेक्ट्स को ज़्यादा हाईलाइट करेंगे। ये यूटिलिटी स्केल की है विच इज़ अप टू 250 किलोवाट। यूटिलिटी के जो डायरेक्ट प्रोडक्ट्स आती हैं वो दो हैं, 225 और 250, ठीक है। ये आप देख सकते हैं कि इसमें 40 मेगावाट के हों या उससे ऊपर के प्रोजेक्ट्स हैं, वो सारे इवन मतलब 5 मेगावाट, 10 मेगावाट, 50 मेगावाट, 150 मेगावाट हमारी इंस्टॉलेशंस हैं। फिर ये है जो हमारा टॉप नॉच ग्लोबली नंबर 1 पे रैंक होता है, दिस इज स्टोरेज सोल्यूशन या हाइब्रिड सोल्यूशन, जिसमें कि लिथियम आयन बैटरीज के साथ सिंगल फेस और 3 फेस हम जैसे ET जो है वो हमारा 3 फेस है और दिस इज़ वेरी पॉपुलर इन पाकिस्तान एज वेल, 5 किलोवाट और 10 किलोवाट के। बाकी ऑल इन वन स्टोरेज जिसके अंदर हम जो है इंस्टॉलेशन टाइम भी बचा सकते हैं, एक ब्रैकेट के अंदर, एक कैबिनेट के अंदर जिसमें इन्वर्टर भी है और बैटरीज भी बिल्ट इन होती हैं लिथियम आयन। अब ये जैसे मैं अभी थोड़ी देर पहले अर्ज कर रहा था कि ET सीरीज़ हमारी नंबर 5 पे ग्लोबली रैंक होती है और EH सीरीज़ जो है वो नंबर 2 पर रैंक होती है। ये दोनों हाइब्रिड सोल्यूशंस हैं। ये ग्लोबल रैंकिंग की बात हो रही है। पाकिस्तान के अंदर तो वैसे ओवरऑल हमारा जो स्टोरेज सोल्यूशन है हाइब्रिड वो नंबर 1 पर रैंक होता है। एनर्जी स्टोरेज के प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें बड़े से बड़े 200 किलोवाट भी हैं, 5 किलोवाट भी है, छोटे मतलब छोटा भी हो सकता है, बड़े से बड़ा प्रोजेक्ट भी हो सकता है। बाकी लिथियम आयन बैटरीज की जो रेंज कंपैटिबल रेंज है उसमें लिंक्स भी है, BYD भी है और भी कुछ ब्रांड्स हैं जो कंपैटिबल हैं। उसकी मैं आपके साथ या तो शेयर कर लूँगा या फिर अहमद के साथ शेयर कर लेंगे डिटेल, जो हाइब्रिड के साथ जो है ना कंपैटिबल हैं और आप उनकी मैक्सिमम एफिशिएंसी पर अटेन कर सकते हैं उसके थ्रू। तमाम के तमाम जो हमारे इन्वर्टर्स हैं वो जो उनकी कम्युनिकेशन है थ्रू सेंस अवेलेबल है इजीली। आप अपने मोबाइल के ऊपर कहीं भी रिमोटली उसको चेक एंड बैलेंस पे रख सकते हैं कि क्या कितना जनरेशन हो रही है, क्या लॉसेस हैं किस तरीके से। तो ये बेहतरीन सोल्यूशन जो कि बाय डिफ़ॉल्ट अवेलेबल है, इसके लिए कोई एडिशनल फीचर नहीं है, ये हमारा बाय डिफ़ॉल्ट अवेलेबल है जो हर इन्वर्टर के साथ आप ये फीचर अवेलेबल होता है सेंस का एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर द कॉर्पोरेट प्रेजेंटेशन। और अब जैसे पाकिस्तान का हमारा सिनेरियो है, हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो है हमारा एनर्जी मिक्स जिस तरीके से एवरी नाउ एंड देन डेली बेसिस के ऊपर और बेसिकली प्रोग्रेसिवली जो एनर्जी की डिमांड है वो बढ़ती जा रही है और वो बढ़ती जाएगी ऑब्वियसली, और जो कन्वेंशनल एनर्जी है वो फुलफिल नहीं कर सकती कंप्लीट डिमांड को। सो वी हैव टू रिलाई ऑन रिसोर्सेज अदर देन कन्वेंशनल एनर्जी। अब जब कन्वेंशनल एनर्जी के अलावा जब हम दूसरी रिसोर्सेज की तरफ जाते हैं तो उसमें इकोनॉमिकल मेथड जो है वो सोलर है, इसलिए बिकॉज पाकिस्तान में सोलर एनर्जी अबेंडेंटली अवेलेबल है और इसकी इंस्टॉलेशन कॉस्ट और ऑपरेशनली इट्स वेरी इकोनॉमिकल। तो जिसकी वजह से सोलर आप देख सकते हैं कि इन लास्ट 5 years और 10 years एक टर्न अराउंड है इंडिविजुअल कस्टमर्स में भी और यूटिलिटीज लेवल के ऊपर भी, स्टेट लेवल के ऊपर भी, और सेकेंडली कमर्शियल इंडस्ट्रियल सेगमेंट के ऊपर भी, कि इंडस्ट्रीज आर मोर रिलाइंग टूवर्ड्स सोलर एनर्जी। जहाँ पे पहले तो देखा जाता है कि जी पार्किंग शेड्स के थ्रू हों या इवन रूफ टॉप्स पर हों, या अगर आपके पास स्पेस ग्राउंड पे अवेलेबल है तो उसके थ्रू, या घरों की छतों के ऊपर, हर जगह पर। अब दूसरा ये है कि गवर्नमेंट की सपोर्ट के थ्रू जो वापडा है या के इलेक्ट्रिक है, नेट मीटरिंग जो अलाउ किए हैं उसके थ्रू हम उसका फ़ायदा उठा सकते हैं, इस्तेफादा कर सकते हैं उससे। तो और हमारे पास गुडवी के पास कंप्लीट सोल्यूशन है फॉर ईच एंड एवरी सेगमेंट।
तो वी डू होप कि एट द एंड कोई अगर आपकी रिक्वायरमेंट आती है या आप कुछ चीज़ डिस्कस करना चाहते हैं तो मेरा नंबर अवेलेबल है, मेरा ईमेल एड्रेस अवेलेबल है, या अहमद का भी अवेलेबल है, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं और इस वेबिनार के बाद भी हम उसको इन डिटेल इन डेप्थ इन लेंथ डिस्कस कर सकते हैं. Now thank you very much. I'll hand it over to Ahmed Rafi now for this technical seminar presentation. Okay. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, शुक्र। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। बेसिकली जैसे कि सलमान ने बताया है कि हमारा पाकिस्तान की जो मार्केट है उसमें स्पेशली सोलर सिस्टम को काफ़ी अहमियत दी जा रही है आजकल, क्योंकि हमारी जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट है वो भी बढ़ रही है। तो इस लिहाज से हमारे रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम्स को काफ़ी अहमियत दी जा रही है। तो जो हमने यहाँ पे महसूस किया उसमें हमारे जितने भी इंस्टॉलर्स हैं उनको बेसिकली जीरो एक्सपोर्ट डिवाइसेस की इंस्टॉलेशन, उसकी कमिशनिंग में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी। तो इस वेबिनार का मकसद भी वही था कि हमने आपको बताना है कि कैसे पावर लिमिट्स की कौन कौन सी डिवाइसेस हैं, कौन कौन से सॉल्यूशंस हैं, कैसे कैसे हम उसको एक्सेस कर सकते हैं, उनके फंक्शंस क्या क्या हैं और उनको इंस्टॉल करने का तरीका क्या है। बेसिकली अगर हम बात करें ऑन ग्रिड इन्वर्टर्स की, तो उसमें हमारे पास दो तरीके हैं पावर लिमिट करने के। वन इज पावर लिमिटर, जो आपकी ऑन ग्रिड इन्वर्टर के अंदर बिल्ड इन होता है, जिसको हम उसकी सेटिंग के अंदर जाके एक्सेस कर सकते हैं। द सेकेंड वन इज विद सिटीज या जीरो एक्सपोर्ट डिवाइसेस के मीटर्स के थ्रू, जिसमें एक्सपोर्ट को हम बिल्कुल जीरो की तरफ लेके जा सकते हैं। अगर हम बात करें पावर लिमिट सॉल्यूशंस की, तो उसमें हम जनरेशन को, जितनी भी हमारी जनरेशन है उसको हम जीरो कर सकते हैं या अपनी डिजायर्ड लिमिट के थ्रू सेट कर सकते हैं। लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल, अगर मैं ये बात करूं कि हमारे पास 5 किलोवाट का एक इन्वर्टर है और हम उसको की पावर लिमिट सेट करते हैं दैट इज 60%, लेट्स सपोज। तो दैट मीन्स कि आपकी जो भी 5 किलोवाट की 60% लिमिट है दैट इज 3 किलोवाट। लेकिन सबसे बड़ा जो इसका मेन इशू है वो यही है कि उसमें हम एक्सपोर्ट को जीरो नहीं कर सकते। हमारे पास जो भी चीज है वो लोड को सेंस नहीं करेगा, वो ऑटोमेटिकली अपनी पावर को, अपनी जनरेशन को लिमिट करेगा 3 किलोवाट के हिसाब से। अब अगर हमारे पास लोड 2 किलोवाट का है तो वो हमारी लिमिट को 2 किलोवाट तो वो लोड को देता रहेगा, बट 1 किलोवाट वो फिर भी बाय एक्सपोर्ट करेगा। फॉर दिस सोल्यूशन कि अगर हमारे पास, हम बिल्कुल चाहते हैं कि हमारी एक्सपोर्ट जीरो हो जाए, तो हमारे पास सोल्यूशन आता है जीरो एक्सपोर्ट डिवाइसेस का, दैट इज विद सीटी। उसमें ये है कि जो भी सीटीज हैं वो सेंस करती हैं आपके लोड को, करंट लोड को, कि कितना लोड आपका इस टाइम चल रहा है, और आपकी बैक आपके इन्वर्टर को बताती हैं कि कितना आपने जनरेट करना है। दैट मीन्स आपका लोड अगर 2 किलोवाट है तो वो उतना ही जनरेट, उतना ही सेंस करके आपके इन्वर्टर को बताएगी। इन्वर्टर उतना ही जनरेट करेगा जितना आपका लोड है, दैट मीन्स 2 किलोवाट ही वो जनरेट करेगा, एक्सपोर्ट वो जीरो करेगा। सेकेंडली जो एक्सपोर्ट पावर लिमिट है उसका जैसा बताया है कि वो लोड की कंजम्पशन को देखता है और आगे उसको थ्रू करता है, उसमें आपकी एक्सपोर्ट जीरो हो जाती है। अगर हम पावर लिमिट सोल्यूशन फॉर 3 फेज सिस्टम की अगर बात करें तो उसमें सबसे बड़ा जो आपकी जितने भी ऑन ग्रिड सिस्टम है वो अनबैलेंस्ड आउटपुट पावर नहीं देते, वो हमेशा एक ही बैलेंस्ड आउटपुट पावर देते हैं। लेट्स सपोज कि अगर आपका लोड, आपके पास एक 100 किलोवाट का इन्वर्टर है, आप उसके ऊपर 60 किलोवाट की पावर लिमिट सेट करते हैं, दैट मीन्स कि वो हर फेज पे 20 किलोवाट की आउटपुट देना स्टार्ट कर देगा। आप देख सकते हैं कि इसमें कोई अनबैलेंस्ड आउटपुट नहीं है, सारी बैलेंस्ड आउटपुट देगा, हर फेज पे इक्वल देगा। इस सिनेरियो में हमारे पास हर फेज पे जो आपका लोड है उसको डिस्ट्रीब्यूट होना बहुत जरूरी है। अगर हम इसी एग्जांपल को देखें तो इसमें हमारे पास जो लोड हर फेज पे डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, एक फेज पे 10 किलोवाट,
दूसरे में 30 एंड थर्ड पे 20 किलोवाट। जबकि आपका इन्वर्टर की वैल्यू फिक्स्ड है, वो 20 किलोवाट हर फेज पे वो आउटपुट देता रहेगा। दैट मीन्स कि अगर जिस पे वो लोड 10 किलोवाट था, उस पे 10 किलोवाट तो वो लोड को दे देगा, बट 10 किलोवाट जो लोड पावर जनरेशन ज्यादा है वो बाहर ग्रिड को चली जाएगी। इसी तरह अगर आपका लोड ज्यादा है और जनरेशन कम है तो वो बाहर से ले लेगा। बाहर से लेना फिर भी फायदेमंद है, बट अगर आपका लोड जनरेशन ज्यादा है और वो बाहर फीड कर रहा है तो वो एक इशू आता है। अब अगर हम एक्सपोर्ट की बात करें कि जिस टाइम एक्सपोर्ट फंक्शन पे सिटीज अगर हम इंस्टॉल करते हैं, ZED डिवाइसेस, जीरो एक्सपोर्ट डिवाइसेस इंस्टॉल करते हैं, तो उसका सिनेरियो क्या है? उसमें भी वो बैलेंस्ड आउटपुट ही देता है, अनबैलेंस्ड आउटपुट नहीं देता। बट उसमें एक एडवांटेज ये है कि वो लोड के सबसे कम जो फेज है उसके अकॉर्डिंगली आपके इन्वर्टर को एडजस्ट करता है, ताकि आपकी एक्सपोर्ट जीरो रहे। जबकि आपको अगर जरूरत है तो आप ग्रिड से ले लें। लेट्स सपोज सेम सिनेरियो में अगर हमारे पास जो लोड है वो 10, 30 एंड 20 है, तो सिटीज 10 किलोवाट के लोड के अकॉर्डिंगली अपने आप को अलाइन करेंगी और वो आउटपुट देती। आपके जो इन्वर्टर है उसको भी एडजस्ट करेंगी 10 किलोवाट पे ही। हर फेज पे 10 किलोवाट की आउटपुट स्टार्ट हो जाएगी और आपके लोड को मिलती रहेगी। लेकिन जो लोड उस 10 किलोवाट से ज्यादा का है वो ग्रिड से एक्सपोर्ट करता रहेगा, यानी कि लेता रहेगा वहां से। उसमें ये नहीं होगा कि आपकी एक्सपोर्ट बिल्कुल जीरो हो जाएगी। जबकि आप देख सकते हैं जिस तरह यहाँ पे 10 किलोवाट का लोड था तो उसने फेज 1 पे 0 किलोवाट की ही एक्सपोर्ट रखी, जबकि बाकी दोनों फेजेस पे वो बाहर से कुछ ना कुछ ले रहा है। अब बेसिकली जो हमारे पास पावर लिमिट सोल्यूशन की डिवाइसेज हैं, जीरो एक्सपोर्ट डिवाइसेज हैं, वो दो किस्म की हैं, GM सीरीज और SEC सीरीज। SEC स्मार्ट एनर्जी कंट्रोलर्स हैं और ये जनरल मीटर्स। बेसिकली GM सीरीज वहां यूज होती है जहां पे हमें एक इन्वर्टर को पावर लिमिट करना हो, और SEC डिवाइस वहां यूज होती है जहां पे हमें मोर देन वन इन्वर्टर्स को की पावर को कंट्रोल करना होता है। GM सीरीज में दोनों के लिए यूज होती है, हाइब्रिड के लिए भी और ऑन ग्रिड के लिए भी। इसमें सिंगल फेज के लिए भी आपके पास डिवाइसेस अवेलेबल है और 3 फेज के लिए भी। जबकि SEC स्मार्ट एनर्जी कंट्रोलर्स में आपके पास सिर्फ 3 फेज के लिए ये डिवाइस अवेलेबल है, सिंगल फेज के लिए अवेलेबल नहीं है। और ये डिफरेंट सिनेरियोज में आती है कि SEC 1000 जो है वो हर 3 फेज इन्वर्टर के लिए यूज हो सकती है। SCB 1000 सिर्फ एम्प्टी सीरीज 30 किलोवाट, 50 किलोवाट, 80 किलोवाट के लिए यूज हो सकती है। और SCB 2000/3000 ये एम्प्टी सीरीज, SMT सीरीज प्लस HT सीरीज दैट इज 100 किलोवाट की सीरीज के लिए भी यूज हो सकती है। अब अगर हम बात करें GM सीरीज के स्मार्ट एनर्जी मीटर्स की, तो जब हम उसे अनपैक करते हैं तो उसके साथ हमारे पास क्या क्या चीजें अवेलेबल होती हैं? एक स्मार्ट मीटर, सेकेंडली स्क्रू ड्राइवर फॉर दीज, जो यहाँ पे स्क्रूज होते हैं उनके लिए कंपैटिबल जो स्क्रू ड्राइवर्स हैं वो। फॉर GM 3000 आपके पास 3 सीटीज अवेलेबल होती हैं, तीनों फेजेस के लिए लेते हैं सीटी। और सिंगल फेज जो GM 1000 है उसके लिए एक सीटी फॉर सिंगल फेज। 4 कूल हेड्स फॉर जो आपने फेजेस की इंस्टॉलेशन करनी है उसके लिए, एक RS485 की केबल RJ45 के साथ जो फैक्ट्री इनबिल्ट आती है, और एक यूजर मैनुअल जो आपकी इंस्टॉलेशन के दौरान रहनुमाई कर सकता है। अब अगर हम इस स्मार्ट एनर्जी कंट्रोलर की बात करें, स्मार्ट एनर्जी मीटर्स की, तो इसके इंस्टॉलेशन के दौरान हमें क्या क्या चीजें जो है वो देखनी है। अगर हम मीटर को देखें सिर्फ, तो इसमें आपकी टॉप एंड जो आता है उसमें सिटीज के लिए टोटल 8 टर्मिनल्स हैं, जिसमें फर्स्ट दो जो है वो RS485 कम्युनिकेशन पोर्ट्स और बाकी 6 आपकी सिटीज की कंट्रोलिंग के लिए होते हैं। जबकि पहली दो पे आपके साथ जब फैक्ट्री इनबिल्ट एक RJ45 कनेक्टर लगा हुआ आता है, जबकि पाकिस्तान में हमें ये जरूरत नहीं है, तो हम इन कम्युनिकेशन के लिए RJ45 कनेक्टर को रिमूव कर देंगे और उसकी जगह हमारे पास सिर्फ 2 तारें CAT6 की या
कोई भी 2 तार जो हम यूज करना चाहें वो यूज करके इसकी कम्युनिकेशन बिल्ड करा सकते हैं। अगर हम बॉटम साइड पे देखें तो इसके इनपुट है फेजेस की, तीनों फेजेस और न्यूट्रल, और इसकी अपर एंड पे हमारे पास 3 एलईडी इंडिकेटर्स, एक रीसेट बटन और एक यूएसबी पोर्ट है। रीसेट बटन हमारे पास एक रीसेट करने के लिए एक ऑप्शन मौजूद है कि अगर हमारे पास कोई ये नहीं चल रहा है या कोई भी इशू आ रहा है तो हम इसको रीसेट कर सकते हैं। जबकि इंडिकेटर्स की अगर हम बात करें तो हर इंडिकेटर्स का एक अपना फंक्शन है। फर्स्ट इंडिकेटर इंडिकेट करता है पावर एलईडी को। जैसे ही आप फेजेस इसमें इनपुट देंगे, फेजेस की इनपुट इसे मिलेगी, आपकी ये एलईडी ऑन हो जाएगी। अगर ये ऑन नहीं होती दैट मीन्स कि आपकी पावर 0 है, इस टाइम पावर आपने बिल्ड करनी है। सेकंड एलईडी ब्लू कलर की है और ये कंजम्पशन एलईडी है। इसके 2 फंक्शन हैं। अगर ये ब्लिंक कर रही है, सिटी आपने इंस्टॉल किया उसके बाद ये ब्लिंकिंग स्टार्ट कर दी है, दैट मीन्स कि आपकी जो भी पावर वो जनरेट कर रहा है उसमें से कुछ वो बाहर एक्सपोर्ट कर रहा है अभी। जबकि अगर ये स्टेबल रहती है तो दैट मीन्स कि जो भी आप इंस्टॉल जनरेशन आपकी हो रही है वो आपके लोड को जा रही है, आप एक्सपोर्ट कुछ भी नहीं कर रहे। जब जो कि हमारा मकसद ये है कि ये एक्सपोर्ट ना करे, इसको स्टेडी स्टेबल होना चाहिए हर सूरत में। और थर्ड लाइट कम्युनिकेशन एलईडी है। जब भी आपकी कम्युनिकेशन मीटर और आपके इन्वर्टर के दरमियान बिल्ड होगी तो ये कम्युनिकेशन एलईडी ब्लिंक स्टार्ट कर देगी, और अगर ये ब्लिंक स्टार्ट नहीं करती दैट मीन्स के आपकी जो कम्युनिकेशन है वो बिल्ड नहीं हुई इन्वर्टर और मीटर के दरमियान। इसलिए आपको ये बिल्ड करना लाजमी है ताकि आपकी जो भी सिटी सेंस कर रही है वो मीटर के थ्रू आपकी बैक इन्वर्टर को बता सके और इन्वर्टर उसके अकॉर्डिंगली अपनी जनरेशन का सेट कर सके। अब अगर हम सिटीज की बात करें, जो कि नॉर्मली एक प्रॉब्लम आता है कि सिटीज की इंस्टॉलेशन कैसे की जाए। सिटीज हम लगा तो देते हैं कि लेकिन ये कहाँ लगानी चाहिए। पहले तो हम इसकी डायरेक्शन की बात करते हैं। इसके ऊपर 2 आपको इंडिकेटर्स मिलेंगे, के और एल। के हमारा लोड के लिए होता है और एल इंडिकेट करता है आपके ग्रिड को। और हमेशा आपकी जो सिटी की डायरेक्शन है वो लोड से ग्रिड की तरफ होनी चाहिए। अब अगर हम इसकी इंस्टॉलेशन की बात करें, बेसिकली 3 फेज की इंस्टॉलेशन पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है और हमें ये ज़रूरत होती है। तो इसकी इंस्टॉलेशन कैसे की जाए? सबसे पहले तो जैसा मैंने आपको बताया कि फेजेस की इनपुट और RS485 की कम्युनिकेशन पोर्ट टू इन्वर्टर ये आपने बिल्ड कर दिया। सिटी की इंस्टॉलेशन हमेशा आपका ग्रिड यानी मीटर और लोड के दरमियान में होनी चाहिए। हमेशा एक इशू आता है कि इंस्टॉलर्स या जो भी बंदा इंस्टॉल कर रहा है वो इन सिटीज को आपके इन्वर्टर की इनपुट पे लगा देते हैं, जो कि आपके इन्वर्टर की आउटपुट को बिल्कुल 0 कर देगा, क्योंकि वो लोड को तो सेंस ही नहीं कर रहा होगा, वो इन्वर्टर को ही सेंस करेगा और आपके इन्वर्टर की आउटपुट को 0 कर देगा। तो हमेशा आपकी सिटीज मीटर और लोड के दरमियान में होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने हम देखते हैं कि 1 dB के अंदर जो MCCB ब्रेकर होता है हम उसकी इनपुट पे लगा सकते हैं और उसकी आउटपुट पे लगा सकते हैं, क्योंकि लोड हमेशा MCC ब्रेकर के बाद होता है। सेकेंडली जैसा मैंने आपको हमारी बात हुई थी कि सिटी की डायरेक्शन K to L होनी चाहिए। दैट मीन्स के हमारा जो लोड है वो K की साइड और ग्रिड हमेशा L की साइड हो। ये इंडिकेटर आपको ये शो करेगा और इसी के अकॉर्डिंगली अगर आप इंस्टॉल करेंगे तभी सिटी वर्क करेगी, अदरवाइज ये इशू क्रिएट होगा कि आपकी सिटी सेंस नहीं कर रही होगी और आप उससे प्रॉपरली जो रीडिंग आप लेना चाह रहे हैं वो नहीं ले सकेंगे। स्मार्ट एनर्जी कंट्रोलर्स की लाइट की इंडिकेटर्स वगैरह एक्सप्लेन मैंने अभी किए हैं, जिस तरह पावर एलईडी स्टेडी लाइट होनी चाहिए। लैंप कंजम्पशन अगर स्टेडी मॉर्निंग है, स्टेडी है दैट मीन्स के नो एक्सपोर्ट, और अगर ब्लिंक कर रही है तो एक्सपोर्ट कर रही है। और कम्युनिकेशन लाइट फ्लैश करनी चाहिए, लाइट ब्लिंक करनी चाहिए। अब पावर लिमिट जब हम ये सारा सेटअप कर देते हैं, आपकी सेटिंग्स इंस्टॉल हो जाती हैं। सेटिंग इंस्टॉल होने के बाद हमने कुछ सेटिंग्स इन्वर्टर के अंदर भी कर दी, दैट इज पावर लिमिट। पावर लिमिट को सेट करना है एक्सपोर्ट फंक्शन पे, जो हम सोलर गो ऐप के थ्रू और हम अपनी LCD के थ्रू भी जाके कर सकते हैं।
सोलर गो ऐप के थ्रू हमने पावर लिमिट को सेट करने का बहुत आसान तरीका है कि हमने अपना मोबाइल जिसमें सोलर गो ऐप हमारे पास इंस्टॉल हो उसको ब्लूटूथ या वाईफाई के थ्रू हमने इन्वर्टर के साथ कनेक्ट करना है। सोलर गो ऐप में जाए, एडवांस सेटिंग में आपको ऑप्शन मिलेगा पावर लिमिट का। अगर आप सिटीज इंस्टॉल कर रहे हैं तो आप इस लिमिट को 0 या 2% सेट कर दें, जिससे वो कम्युनिकेट स्टार्ट कर देगा और आपका लोड के मुताबिक आपके इन्वर्टर की आउटपुट को ऑटोमेटिकली सिलेक्ट करता रहेगा। लेकिन अगर आप पावर लिमिट सेट करें, आपने सिटीज इंस्टॉल नहीं की, तो आप यहाँ पे अपनी डिजायर्ड पावर लिमिट सेट कर सकते हैं। दैट इज कोई भी 5%, 10%, कुछ भी आप यहाँ पे जो भी आप सेलेक्ट करना चाहें, वोल्टेज में सेलेक्ट करना चाहें आप सेलेक्ट करके सेट करें तो वो आपकी वहाँ पे कम्युनिकेशन स्टार्ट कर देगा और उसके अकॉर्डिंगली आपकी जनरेशन स्टार्ट हो जाएगी। अब पावर लिमिट आपकी एलसीडी से सिलेक्ट करने का जो तरीका है वो ये है कि आप सेटिंग्स में जाएं, सेटिंग्स में पावर लिमिट, और अगर आप जैसा सिटीज इंस्टॉल की हैं तो आप पावर लिमिट को ऑन करके इसको 0% सिलेक्ट कर देंगे। और अगर बिलफर्ज आप पावर लिमिट सेलेक्ट कर रहे हैं सिटीज के बगैर, तो आप इस 100% को किसी भी रेटेड पावर पे लेके आके उसके अकॉर्डिंगली आप अपने इन्वर्टर की आउटपुट को सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे हमारी बात हुई थी 60%, 50%, 10%, 10 किलोवाट का अगर इन्वर्टर है तो आप उसकी 50% सेलेक्ट करके उसको 5 किलोवाट पे एडजस्ट कर सकते हैं। वो नॉर्मली आपको एक ही 5 किलोवाट की आउटपुट हमेशा देता रहेगा, उससे ऊपर नहीं जाएगा। हाँ, उससे नीचे वो आ सकता है वेदर की वजह से, किसी वजह से, बट उससे ऊपर वो नहीं जाएगा। तो आप अपना पावर लिमिट सेलेक्ट करते हुए आप अपना जो लोड है उसको आप देख सकते हैं कि आपका कांस्टेंट लोड कितना चल रहा है, उसके अकॉर्डिंगली आप उसको सेट कर सकते हैं। अब यहाँ तक तो बात थी कि जीएम सीरीज को इंस्टॉलेशन और उसको कैसे इंस्टॉल किया जाए, उसकी कमीशनिंग कैसे की जाए और जो जो पैरामीटर्स हैं उस लिहाज से। अब अगर एसईसी की बात की जाए, स्मार्ट एनर्जी कंट्रोलर, स्मार्ट एनर्जी कंट्रोलर जैसा मैंने पहले भी बात की थी कि हमारी स्मार्ट एनर्जी कंट्रोलर वहाँ यूज होते हैं जहाँ हमने एक या एक से ज्यादा की पावर लिमिट को इन्वर्टर की पावर को लिमिट करना हो। SEC 1000 जो नॉर्मली यूज होता है ऑल 3 फेज इन्वर्टर्स के लिए, उसमें हमारे पास जब ये हमारे पास किट आती है तो हमारे पास SEC 1000 यूजर मैनुअल, कुछ स्क्रूज, टर्मिनल्स, शॉर्ट वायर्स, इसका बैक हैंगर ये अवेलेबल होता है ताकि आपको इंस्टॉलेशन करते हुए इश्यू ना हो। सेकेंडली, अगर हम SEC 1000 की बात करें, SEC 1000 की किट के अंदर होता क्या है, बेसिकली वहाँ भी एक GM 1000 का एक मीटर इंस्टॉल होता है, बट उसकी कंट्रोलिंग के लिए हमारे पास कुछ बोर्ड हैं। पहला, अगर इस बोर्ड की बात की जाए तो ये पावर बोर्ड है जिसने आपकी हर डिवाइस को पावर अप भी करना है और उसको कंट्रोल भी कराना है। फिर एक EZ लॉगर प्रो जो प्रोग्रामिंग आपको क्लाउड पे डाटा प्रोवाइड करना और वेदर स्टेशन के साथ नहीं, ये सारा EZ लॉगर प्रो कर रहा होता है। और इसके साथ हमारे पास एक डिवाइस होती है सीटी बोर्ड होता है जो हम यूज कर सकते हैं फॉर सिटीज। यहाँ हम सिटीज इंस्टॉल करके इसी कम्युनिकेशन अपने स्मार्ट एनर्जी मीटर के साथ करा के कम्युनिकेट करा सकते हैं फॉर बैक एंड टू इन्वर्टर्स। अगर हम इसकी बॉटम लेयर को चेक देखें, उसके ऊपर हमारे पास ये कुछ कनेक्टर्स अवेलेबल हैं जिसमें हमारे 3 फेज के लिए GPRS एंटीना, सीटी के लिए कनेक्शंस, नेटवर्क केबल और RS485 फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन इन्वर्टर एंड SEC 1000 के लिए हम यूज कर सकते हैं। अब अगर हम इसकी AC कनेक्शंस की बात करें तो हमारे पास यहाँ पे 25 mm की केबल 4 कोर हम यूज कर सकते हैं मैक्सिमम, जो उस पोर्ट में से पास हो सकती है इजीली। और हर केबल का क्रॉस सेक्शनल एरिया 2.5 to 4 mm स्क्वायर हो ताकि वो इजीली उसको
पावर अप भी कर सके और कम्युनिकेट करा सके। लेंथ वुड बी 12 mm, जो आपकी कनेक्टर की के साथ कनेक्ट करेगी। अब अगर हम इसके कनेक्शंस की बात करें फॉर ब्रेकर, जो 3 फेज का ब्रेकर हमारे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है, तो हम नॉर्मली 3 फेजेस और एक न्यूट्रल की कनेक्शन इसमें कर सकते हैं, और इसमें कनेक्शन फर्स्ट 3 फॉर फेजेस एंड लास्ट वन इज फॉर न्यूट्रल। जैसा कि यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे इंडिकेटेड भी है कि आपने किस तरीके से कनेक्शन करने हैं, L1, L2, L3 और न्यूट्रल। थर्ड, सीटी कनेक्शंस। अगर सीटी कनेक्शन की बात की जाए, जैसा मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे हमारे पास सीटी ऑन बोर्ड है, जिसपे हम इसको कम्युनिकेट करा सकते हैं थ्रू सीटीज। 6, इसके लिए जो हमारे पास केबल्स होती हैं वो होती हैं 0.75 to 2 mm स्क्वायर की केबल हम यूज कर सकते हैं, जो जिससे हम इफेक्टिवली इसकी कम्युनिकेशन बिल्ड कराई जा सकती है एसएससी और आपकी सीटीज के दरमियान। अच्छा, बेसिकली यहाँ पे बाकी इंडिकेटर्स मौजूद हैं कि आपने सीटीज के प्लस माइनस कैसे इंस्टॉल करने हैं। जैसे पहले सीटी का प्लस एंड माइनस, फिर सेकंड सीटी का एंड थर्ड सीटी का। व्हाइल इंस्टॉलेशन हमारे पास जो सबसे बड़ा इशू होता है वो होता है इन सीटीज की डायरेक्शन, जो कि हम नॉर्मली हम इंस्टॉल कर देते हैं GM 1000 को देखते हुए, GM 1000 या GM 3000 को देखते हुए हम इंस्टॉल कर देते हैं K और L की डायरेक्शन के साथ, जबकि इसके ऊपर इंडिकेटर्स होते हैं P1 एंड P2 के लिहाज से। P1 इंडिकेट करता है लोड को, और इसी के दूसरी तरफ P2 इंडिकेट करता है ग्रिड को। हमने GM 3000 की तरह ही इसे इंस्टॉल करना है, बट इंडिकेटर्स P1 लोड की तरफ और P2 ग्रिड की तरफ होगा, तभी ये आपस में कम्युनिकेट कर सकेंगी, आपको एग्जैक्ट वैल्यू दे सकेंगी। अदरवाइज ये आपके इन्वर्टर्स को वेटिंग स्टेट पे या जीरो प्रोडक्शन पे ले जाएंगे। अब अगर हमने इसको इन्वर्टर को कनेक्ट करना है तो हमारे पास 3 पोर्ट्स हैं, COM1, COM2, COM3। ये 3 पोर्ट्स हमारे पास इन्वर्टर की कम्युनिकेशन के लिए है। अब ये 3 कम्युनिकेशन पोर्ट क्यों अवेलेबल है? बेसिकली हमारे पास SAC 1000 के साथ हम 60 मैक्सिमम 60 इन्वर्टर्स को कनेक्ट करा सकते हैं, लेकिन हम 60 के 60 इन्वर्टर्स सीरीज में एक कॉम के साथ कनेक्ट नहीं कर सकते, जबकि उसको कनेक्ट करने का तरीका ये है कि हमारे पास एक पोर्ट के साथ, एक कम्युनिकेशन पोर्ट के साथ हम मैक्सिमम 20 इन्वर्टर्स को सीरीज में कनेक्ट कर सकते हैं, 20 सेकंड पोर्ट के साथ और 20 थर्ड पोर्ट के साथ। तो ये कम्युनिकेशन आपकी बिल्ड करा सकते हैं आप मैक्सिमम 60 इन्वर्टर्स को, और ये 60 इन्वर्टर्स को एट अ टाइम कंट्रोल करेगा, बट 2020 की सीरीज में। आपने सिर्फ जो RS485 कम्युनिकेशन पोर्ट है, आपने उसको सीरीज में करके 20 के 20 इन्वर्टर को सीरीज में करके आखिरी इन्वर्टर से आपने RS485 COM1, COM2 या COM3 में कर देनी है। जबकि COM4 हमारे पास वेदर स्टेशन के लिए अवेलेबल है। अगर हम यहाँ पे अपने इन्वर्टर के साथ वेदर स्टेशन भी कनेक्ट करना चाहते हैं, जिसमें हमारे पास इरेडियंस का डाटा, विंड स्पीड, आपके पास टेम्परेचर, अभी अगर भी अपने सेम्स पोर्टल पे मेजर करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पे कंट्रोल करा सकते हैं। आप यहाँ पे कनेक्ट करें, आपका ऑटोमेटिकली डाटा सेम्स पोर्टल के ऊपर भी आना स्टार्ट हो जाएगा, आप वहाँ पे भी इसको एक्सेस कर सकते हैं। और जो ये डिवाइस पोर्ट्स हैं उसके में आपका 12 वोल्ट का पावर एडाप्टर, नेट कम्युनिकेशन। ये नेट कम्युनिकेशन 2 चीजों के लिए यूज होती है। एक तो डाटा आपका सेम्स पोर्टल पे या नेट पे अपलोड करने के लिए, सेकेंडली इसी के थ्रू आप लैपटॉप से कनेक्ट करके इसकी प्रोग्रामिंग भी कर सकते हैं, जो कि नेसेसरी है फॉर पावर लिमिट सेटिंग या वेदर स्टेशन के लिए। अब यहाँ पे भी हमारे पास एक फ्लो कनेक्शन डायग्राम है, जिसमें आप देख सकते हैं कि आपकी सीटीज हमेशा ग्रिड और
आपके स्विच बोर्ड या डीबी बॉक्सेस के दरमियान अटैच होगी ताकि आपका लोड इससे आगे रहे। आपकी 485 कम्युनिकेशन पोर्ट इन्वर्टर के साथ कनेक्ट हो जाएगी और एसी केबल्स एज इट इज स्विच बोर्ड से निकल के आपके इन्वर्टर को फीड करेगी। ये सिंपल सी डायग्राम है जिसमें आप और आपकी जो नेटवर्क केबल है, स्पेशली नेटवर्क केबल आपकी राउटर के साथ, जो भी आपका इंटरनेट का राउटर है उसके साथ कनेक्ट हो जाएगी। अच्छा, अब हमने जैसा हमारे पास ये था कि हमने सोलर गो के साथ या इन्वर्टर की एलसीडी के साथ जाके हम पावर लिमिट को सेट कर सकते हैं। अब इस SCC 1000 में हम किस तरह इसको सेलेक्ट कर सकते हैं? हमारे पास, हम इसमें एलसीडी को यूज नहीं करते, सोलर गो ऐप नहीं यूज करते। इसमें हमारे पास सॉफ्टवेयर है प्रोमेड सॉफ्टवेयर, जो कि EZ लॉगर प्रो को एक्सेस करता है और उसकी प्रोग्रामिंग को करके आप उसमें अपनी एक्सपोर्ट को सेट कर सकते हैं। इसमें आप दोनों सेम फंक्शन पावर लिमिट और एक्सपोर्ट पावर को सेट किए जा सकते हैं। आप प्रोमेड सॉफ्टवेयर जैसे ही ओपन करते हैं आपको इस तरह की एक LCD स्क्रीन शो होती है। इसमें आपने एक तो कनेक्शन फर्स्ट बिल्ड करना है बिटवीन योर लैपटॉप एंड EZ लॉगर प्रो। उसके बाद आपके पास ये फंक्शन है जिसमें आप RCB ARCB एंटी रिवर्स फंक्शन को इनेबल कराते हैं। फॉर एक्सपोर्ट फंक्शन जिसमें आप सिटीज इंस्टॉल करें उसमें आपने एक्सपोर्ट इनेबल करनी है। और टोटल कैपेसिटी दैट मींस बिलफर्ज आप यूज कर रहे हैं 20 किलोवाट के 6 इन्वर्टर्स, तो आप यहाँ पे 120 किलोवाट आपकी टोटल कैपेसिटी आप यहाँ इंस्टॉल करेंगे, यहाँ पे फीड कर देंगे। बिलफर्ज आप ज्यादा इन्वर्टर्स कर रहे हैं, ज्यादा किलोवाट्स कर रहे हैं, थोड़े किलोवाट के इन्वर्टर्स हैं, तो आप यहाँ पे फीड कर देंगे कि आपकी मैक्सिमम कितनी यहाँ पे किलोवाट्स आपके जनरेट कर सकता है इन्वर्टर मैक्सिमम। पावर लिमिट, अगर आप एक्सपोर्ट फंक्शन इनेबल करते हैं तो पावर लिमिट शुड बी 0, कि आप अगर सीटीज काम नहीं कर रही तो ये फीड ना करे, कुछ भी जनरेट ना करे, 0 पे ले जाए इन्वर्टर को। जबकि अगर आप पावर लिमिट सेट कर रहे हैं तो अकॉर्डिंगली जितने भी आपको किलोवाट आप सेट करना चाहते हैं वो आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। सीटी रेशियो सेट करने का जो तरीका है वो ये है, लेट्स सपोज आपके पास सीटी है 300 एम्पेयर की, आप 300/5 की रेशियो यूज करके यहाँ पे अपनी वैल्यू इनपुट पुट कर सकते हैं। बिलफर्ज आप यूज कर रहे हैं 300/5 की सीटी, तो दैट मीन्स आपकी सीटी की रेशियो हो जाएगी 60, जो आप यहाँ पे सेट करते हैं। ये सेट करने के बाद आप यहाँ पे गेट डाटा का जो हमारे पास बटन है इसे प्रेस करें, आपके पास यहाँ पे सारा डाटा आना स्टार्ट हो जाएगा कि आपका इन्वर्टर्स कितने प्रोड्यूस कर रहे हैं, कितना करंट चल रहा है, वोल्टेज क्या है, लोड पावर क्या है, उसके अकॉर्डिंगली आपके पास सारा डाटा यहाँ पे आना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद आप अपनी नेटवर्क केबल को लैपटॉप से डिस्कनेक्ट करके अपने राउटर के साथ कनेक्ट कर दें और यही डाटा आपके पास ऑटोमेटिकली सेंस पे आना स्टार्ट हो जाएगा। ये सारी सेटिंग थी हमारी पावर लिमिट फॉर SEC कंट्रोलर्स। अब ऑन ग्रिड में यही हमारे पास 2 डिवाइसेस हैं जिसमें हम पावर लिमिट को और एक्सपोर्ट डिवाइसेस को सेट करके अपने इन्वर्टर्स को कंट्रोल करा सकते हैं, उनकी पावर को लिमिट कर सकते हैं। थर्ड, अगर हम बात करें हाइब्रिड इन्वर्टर एक्सपोर्ट कंट्रोल सॉल्यूशंस, हाइब्रिड इन्वर्टर में वैसे तो इनबिल्ट आपके पास सिनेरियो मौजूद होता है कि आप उसकी सेटिंग्स में ही जाके उसको सेट कर सकते हैं, उसको कंट्रोल करा सकते हैं। लेकिन जबकि हाइब्रिड सॉल्यूशन में हमारे पास सिटी की इंस्टॉलेशन वैसे ही है जैसे कि नॉर्मली आपकी ऑन ग्रिड में, बट इसको एक्सेस कराने का तरीका पीवी मास्टर ऐप के थ्रू एडवांस सेटिंग्स में सेम तरीके से आप एडवांस सेटिंग्स में जाके इसको कंट्रोल करा सकते हैं। जबकि बेसिकली ये यूज 3 फेज के लिए की जाती है और हमारे पास हाइब्रिड इन्वर्टर में सिर्फ ET सीरीज का इन्वर्टर ऐसा है जो अनबैलेंस्ड आउटपुट पावर देता है। जबकि जितने भी हाइब्रिड इन्वर्टर्स भी हैं वो भी हर फेज पे इक्वल बैलेंस्ड आउटपुट दे रहे होते हैं। सिर्फ ET सीरीज है जिसमें आप अनबैलेंस्ड आउटपुट ले सकते हैं। सीटी इंस्टॉल का तरीका वही, लेकिन हर सीटी अपनी कम्युनिकेशन बिल्ड करेगी थ्रू RS485 विद इन्वर्टर, ET सीरीज के इन्वर्टर के साथ, और आपका जो भी लोड है हर फेज पे डिफरेंट लोड होने के बावजूद वो अपनी लिमिट को एडजस्ट करके
हर फेज पे अनबैलेंस आउटपुट स्टार्ट कर देगा। लेट्स सपोज कि अगर हमारे पास एक फेज पे एक 1 किलोवाट का लोड है, सेकंड पे थर्ड पे 2 किलोवाट, तो हमारा इन्वर्टर भी अकॉर्डिंग टू लोड एडजस्ट करेगा अपने आप को। 1 किलोवाट, 3 किलोवाट, 2 किलोवाट, हर फेज पे डिफरेंट आउटपुट स्टार्ट कर देगा। और आप ना ग्रिड से कुछ ले रहे होंगे ना ग्रिड को कुछ दे रहे होंगे, तब तक जब तक आपका एनर्जी मीटर नेपरा से अप्रूव होके इंस्टॉल नहीं हो जाता। उसके बाद आप इसको 100% कर दें और ये बैलेंस आउटपुट पावर आपको देना स्टार्ट कर देगा। जितना आपके लोड को जरूरत होगा वो लोड को देगा, बाकी ये आउटपुट बाहर भेज देगा। दैट्स ऑल फॉर। अच्छा अहमद, कुछ क्वेश्चंस हैं। थैंक यू वेरी मच अहमद, आपने बहुत अच्छा सेशन रहा टेक्निकल। कुछ क्वेश्चंस हैं जो Q&A के अंदर भी हैं और चैट वाले के अंदर भी एक दो क्वेश्चंस हैं, उसको ज़रा काइंडली एड्रेस करते हैं। अच्छा, फर्स्ट क्वेश्चन मोहम्मद सलीम साहब का है कि क्या इन्वर्टर जो है थर्ड पार्टी मीटर्स को सपोर्ट करता है इस टर्न? नहीं, अभी तक जो भी गुडबी का इन्वर्टर है वो थर्ड पार्टी मीटर्स को सपोर्ट नहीं करता। सिर्फ वो अभी तक GM3000, GM1000 SCCB डिवाइसेस को ही सपोर्ट करता है। सेकेंडली, आपका ही क्वेश्चन था कि एनर्जी एक्सपोर्टेड टू ग्रिड वैल्यू इन सॉफ्टवेयर। SCB1000 या स्मार्ट एनर्जी कंट्रोलर्स अगर आप यूज करेंगे तब तो आपको यही चीज आपके सेंस पोर्टल के ऊपर भी शो होना स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन GM1000 अगर या GM3000 आप यूज करेंगे तो उसके अंदर ये चीज अवेलेबल नहीं है कि आप इसको सेंस पोर्टल के ऊपर या ऐप के ऊपर या आप देख सकें। हाँ, लेकिन अगर आपका इन्वर्ट SCC1000 जो है वो कनेक्ट है लैपटॉप के साथ तो आप लैपटॉप पे भी इसको एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन GM1000 के अंदर ये फैसिलिटी मौजूद नहीं है कि आप इसको सॉफ्टवेयर पे या उस पे सेंस पोर्टल पे जाके इसको देख सकें। सिर्फ SCB जो स्मार्ट एनर्जी कंट्रोलर्स हैं उनके अंदर ये फैसिलिटी मौजूद है कि आप उसको सेल्फ पोर्टल के ऊपर भी एक्सेस कर सकते हैं और सॉफ्टवेयर के ऊपर भी एक्सेस कर सकते हैं। एंड SCB या स्मार्ट एनर्जी कंट्रोलर के साथ आप डिफरेंट अमाउंट के भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आप जब भी सिलेक्ट करेंगे बिलफर्स आप डिफरेंट सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आप सिर्फ यहाँ पे टोटल कैपेसिटी उसके अकॉर्डिंगली फीड कर देंगे। लाइक आपने 10, 20 एंड 30 के तीन कनेक्ट किए हैं और तीनों की जो टोटल बन रही है वो बन रही है 60 किलोवाट। तो आप यहाँ पे पावर टोटल कैपेसिटी जो है वो आप यहाँ पे 60 किलोवाट कर देंगे तो उससे आपका जो है डिफरेंट अमाउंट ऑफ डिफरेंट पावर के इन्वर्टर्स यहाँ पे कॉन्फ़िगर हो जाएंगे। उसके लिए जरूरी नहीं है कि आपको 2020 के या 3030 के सेम के ही आपने इन्वर्टर्स को यहाँ पे सीरीज में जोड़ना है, ऐसा नहीं है। आप इसको डिफरेंट साइज के इन्वर्टर्स भी कर सकते हैं। जी बिल्कुल, जो किशोर आपका क्वेश्चन है उसमें ये है कि 535 के 13.7 एम्पीयर के जो करंट है उसको क्या इन्वर्टर सपोर्ट करता है? जी बिल्कुल, SDT G2 सीरीज का जो इन्वर्टर है 10 किलोवाट में वो इसको सपोर्ट करता है क्योंकि उसका मैक्सिमम इनपुट करंट 15 एम्पीयर है। तो हम उसको यूज कर सकते हैं फॉर ऑन ग्रिड और हाइब्रिड में बिल्कुल आप 15 एम्पीयर में अवेलेबल है सीरीज में, तो आप उससे यूज कर सकते हैं फॉर 535 वॉट पैनल। और हम कोशिश कर रहे हैं क्योंकि पैनल्स की जो वोल्टेज है वो बढ़ रही है तो हम उसके अकॉर्डिंगली अपने इन्वर्टर्स को भी एडजस्ट करें। अच्छा, विकास विकास अकमल आपने पूछा है कि 15 किलोवाट में पोर्ट वायरिंग कैसे होगी?
15 किलोवाट में हमारे पास जो RS485 के कनेक्शन है उसमें हमारे पास अवेलेबल होती है 6 पोर्ट्स अवेलेबल हैं। Let me show you if I have. जो जी 15 किलोवाट की है उसमें RS485 के लिए हमारे पास कनेक्शन अवेलेबल है जिसमें 5 एंड 6 नंबर पिन फॉर मीटर कनेक्शन होती है इसके लिए GM1000 सीरीज के इन्वर्टर्स के लिए। अच्छा अमित, ये आप चैट वाले उसमें चेक कर लें, चैट में जो है ना उन्होंने कुछ क्वेश्चंस क्वेरीज हैं वहाँ पे अपनी शेयर की हैं उन्होंने, वो कहा सकते हैं लास्ट में आप देख लें। ओके, जो 15 किलोवाट G2 का इन्वर्टर है उसमें हमारे पास जो अवेलेबल पोर्ट्स हैं जैसा मैंने बताया है कि 5 और 6 नंबर RS485 पोर्ट्स हमारे पास अवेलेबल हैं जो मीटर कनेक्शन के लिए यूज होती हैं। वेट लेट मी शो यू कि जो हमारे पास अवेलेबल SDT G2 15 सीरीज में। स्क्रीन शेयर कर लीजिएगा। अच्छा, CT रेशो काश मैं आपकी तरफ आता हूँ, मैं उसको एक्सेस कर लूँ तो आपको मैं उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सेकेंडली, जो 3 फेज की CT रेशियो की कैलकुलेशन है वो आपके लोड पे डिपेंड करती है कि आपने उस CT से कितना लोड एक्सेस करना है, सेंस कराना है। बिलफर्ज आपके पास पर फेज लोड चल रहा है 200 एम्पेयर, तो आप वहाँ पे CT इंस्टॉल करते हैं 200 या 200 प्लस। तो अगर 300 एम्पेयर की आप वहाँ पे CT इंस्टॉल करते हैं तो 300 एम्पेयर और जो CT की वोल्टेज पावर होती है वो होती है 5 वोल्ट। तो CT रेशो 300/5 से हम डिवाइड करके उसकी CT रेशो निकाल सकते हैं। उसमें सिंपली हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ CTs हैं, जो भी आप उसकी एम्पेरेज के हिसाब से उसकी आपके अपने लोड के हिसाब से आप जो उसमें यूज करना चाहें वो आप यूज कर सकते हैं और उसकी रेशियो को जितनी भी आपके एम्पेयर है उसको 5 से डिवाइड कर दें तो आपकी CT रेशियो वहां पे निकल आएगी। कंपैटिबल लिथियम आयन बैटरीज के लिए वो बता दें। सॉरी, कंपैटिबल लिथियम आयन बैटरीज जो है ना, ये जो ET सीरीज का बैटरी पैक है वो लिथियम आयन बैटरी के साथ कंपैटिबल है। उसमें 2 टाइप्स ऑफ बैटरीज हमारे पास अवेलेबल हैं जिसमें लो वोल्टेज एंड हाई वोल्टेज की बैटरीज हैं। दोनों के साथ कंपैटिबल है बट ज़्यादा रिकमेंडेड है कि वो हाई पावर
हाई वोल्टेज के साथ ही इंस्टॉल किया जाए। उसमें आपकी बैटरीज भी कम यूज़ होती हैं और आपको आप जो उससे पावर लेना चाहते हैं, जो आप उससे बैकअप लेना चाहते हैं, वो आपको वो प्रोवाइड कर सकती है। एंड विकास, यस, जो आपने बात की है कि 305/60, यस, ये आपकी रेशियो यहाँ से इस तरीके से निकल सकती है। अवेलेबल लिथियम आयन ब्रांड्स आर गिवन अप। अब पाइलॉन वैसे भी हमारा कंपैटिबल है इसमें जो मेंशन्ड है ना। पाइलॉन कंपैटिबल है, उसमें 80 सीरीज के साथ पाइलॉन को हम ज़्यादा कंपैटिबल है और अच्छे बैकअप के साथ अवेलेबल है। विकास, और नराडा यूज करना चाहे तो की जा सकती है, लेकिन कंपैटिबिलिटी के लिहाज से और अच्छी पावर उसकी जो हम देखें तो उसमें ज़्यादा यही ब्रांड्स हम रिकमेंड करते हैं, जो हम 3 ब्रांड्स को हम रिकमेंड करते हैं। नराडा यूज़ की जा सकती है, लेकिन उससे वो ऑप्टिमम जो आप पावर चाहते हैं या बैकअप चाहते हैं वो अचीव नहीं हो सकेगा। आदिल, हम कोई भी ब्रांड यूज़ कर सकते हैं, बट फिर वही बात आती है कि जो ऑप्टिमम और बैकअप के लिहाज से अच्छा बैकअप वो ये तीनों ही आपको अच्छा दे सकती है, क्योंकि ये कंपेटिबल है विद द BMS सिस्टम जो ऑलरेडी गुडवी के 80 सीरीज में इंस्टॉल है। अदरवाइज आपको वहां से वो ऑप्टिमम शायद वो अचीव ना हो सके। बाकी मैं ये क्वेश्चन कंटिन्यूसली रिपीट हो रहा है, मुख्तलिफ लोगों ने पूछा है, दैट इज़ ऑथोराइज डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ पाकिस्तान, मतलब ऑफ गुड बीन पाकिस्तान। तो मैं उस पर थोड़ा सा आपको अर्ज कर दूं कि हमारे ऑथोराइज डिस्ट्रीब्यूटर्स ऑलरेडी जो मौजूद हैं, कराची में भी हैं, लाहौर में भी हैं, इस्लामाबाद में भी हैं। तो आप मुझसे या अहमद से किसी भी टाइम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपकी कोई रिक्वायरमेंट हो। वैसे मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ, हमारे पास कराची के अंदर भी जो हैं अवेलेबल, उनके भी मैं आपको नंबर्स और नाम वगैरह शेयर कर दूँगा। अब मेरा नंबर आप लोगों के पास होगा मोस्ट लाइकली, अगर नहीं है तो काइंडली ले लें, मैं आपको इंडिविजुअली बता सकता हूँ। प्लस जो लाहौर एंड इस्लामाबाद में, वो मैं इसलिए आपसे कह रहा हूँ कि उस तरह से डिस्कस करें, बिकॉज मुझे ये पता हो कि आप चाह कह रहे हैं। अगर आप ऑन ग्रिड लेना चाह रहे हैं उसके लिए फिर मैं आपको जो डिस्ट्रीब्यूटर है उनका रिकमेंड कर दूंगा, और एल्स अगर आप हाइब्रिड की बात करें तो हाइब्रिड के लिए डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूटर है जिसके पास स्टॉक में अवेलेबल है, ठीक है। तो दैट्स द रीज़न, मैं आपका नंबर यहाँ पे लिख देता हूँ चैट के अंदर, तो यू कैन टेक्स्ट मी और सिंपल आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर दें, मैं आपको एग्जैक्ट डिस्ट्रीब्यूटर होगा आपकी सिटी के नज़दीक वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। हमारे वैसे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं नेशन वाइड मौजूद हैं और स्टॉक्स अवेलेबल हैं सबके पास। मैंने मेंशन कर दिए हैं चैट के अंदर अपना नंबर। मेरा नाम सैयद सलमान है और अपना नंबर मैं मेंशन कर चुका हूँ, मुझे टेक्स्ट कर लीजिएगा या व्हाट्सएप कर दीजिएगा, मैं आपको रिस्पॉन्ड कर दूंगा किस सिटी में आपको चाहिए और किस रेंज में चाहिए, ऑन ग्रिड में चाहिए या हाइब्रिड में चाहिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। और कोई क्वेश्चन है किसी का? मैम जी क्वेश्चन है सुपर कैपेसिटर से रिलेटेड। जी आदिल। जी अहमद, मैं ये क्वेश्चन है इसको आप एड्रेस कर लें। आदिल, ग्रिड मोड पे तो अनबैलेंस आउटपुट की पावर की जरूरत ही नहीं, क्योंकि अगर उस पे तो बैलेंस्ड ही वो आउटपुट देगा। आपके जितने लोड की जरूरत है वो लोड को चली जाएगी, बाकी जितनी आपके पास एक्सेस अमाउंट ऑफ में है वो आपके ग्रिड को फीड हो जाएगी। अनबैलेंस तो वहां जरूरत होती है जहाँ पे आपको ऑफ ग्रिड मोड पे इसको रन करना हो, अदरवाइज तो अनबैलेंस आउटपुट आपकी रिक्वायरमेंट ही नहीं है। और कोई क्वेश्चन है किसी का? जी, वकास का है, मैं स्क्रीन हाँ, शेयर ये कर पोर्ट दूँ। सेटिंग चाह रहे हैं बिल्कुल हम। जी,
जी वकास, जिस तरह आप यहाँ पे ये RS 485 के कनेक्शंस हैं फॉर GT सीरीज SDT G2 के लिए। अब ये पोर्ट आपको वहाँ पे मिल जाती है। अब इसमें GM1000 के जो RS 485 के कनेक्शन है वो कैसे हैं, आपको हर पोर्ट के ऊपर एक नंबर डिस्प्ले है 1 2 3 4 5 एंड 6। आपके जो GM1000 के कनेक्शन है उसमें RS 485 के लिए 5 एंड 6 पोर्ट यूज होती है, जिसमें आपके पास मेंशन है कि 5 इज फॉर पॉजिटिव मीटर पॉजिटिव, दैट इज RS 485A जो मीटर में मेंशन होगा, और RS 485B के लिए 6 पिन यहाँ पे आप इंस्टॉल करके उसकी RS 485 कम्युनिकेशन बिल्ड करा सकते हैं। बाकी आपके पास ये कम्युनिकेशन पोर्ट्स भी हैं, लेकिन ये डीरेट के लिए यूज होती हैं। बेसिकली मीटर के लिए आपको 5 और 6 ही यूज करनी है कम्युनिकेशन बिल्ड कराने के लिए। दो लोगों के और भी क्वेश्चंस हैं, विकास के एंड किशोर के। अब्दुल रब शेख साहब, जो आप बात कर रहे हैं कि सेम्स पोर्टल पे हम इसकी एक्सपोर्ट लिमिटिंग डिवाइस का डाटा ले सकते हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ हमारे पास SEC कंट्रोलर्स में अवेलेबल है। GM1000 के साथ ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, क्योंकि SEC में ही हम सिर्फ इंटरनेट को EZ लॉगर प्रो के साथ कनेक्ट करके सेम्स पोर्टल पे इसका डाटा ले सकते हैं। पास बिल्कुल वो थोड़ा सा छोटा लिखा हुआ है, तो उसको हमारे पास काफ़ी हमें गौर करके देखना पड़ेगा। वो लाइट के थ्रू या कोई ऐसी चीज़ के थ्रू आपको एक्सेस करना पड़ेगा। वो 2 पॉइंट कॉम नहीं हो सकती। खास जो कॉम पोर्ट है उसमें RS 45 पॉजिटिव भी होती है और नेगेटिव भी होती है, तो आपको वहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों की पोर्ट वहाँ पे अवेलेबल है। आपकी जो GM1000 है, जिस तरह मैं आपको अगर यहाँ पे ये आप देख सकते हैं, कम्युनिकेशन के लिए दो टर्मिनल अवेलेबल हैं, A और B। A इज फॉर पॉजिटिव विच गोज टू 5th पिन ऑफ इन्वर्टर, और B 6th पिन के लिए नेगेटिव पोर्ट है। PSS पोर्ट होती है 3.2 किलोवाट हाईवे इन्वर्टर डिवाइस with panel like if fault found in inverters can fully fix it via remotely। जी, कुछ फॉल्ट्स को हम रिमोटली हैंडल कर सकते हैं, जिसमें फर्मवेयर की अपग्रेडेशन है, उसकी कुछ सेटिंग्स हैं, जिस तरह ग्रिड मोड सेटिंग आ जाती है, सेफ्टी कोड की सेटिंग है, इनको हम रिमोटली एक्सेस कर सकते हैं। अदर बाकी जितनी भी चीज़ें हैं उनको हमें वहीं पे जाके ऑन साइट ही एक्सेस करना होता है, और वहीं पे हम उसको चेंज कर सकते हैं। What are the port setting in 20 किलोवाट फॉर कॉम? SDT G2 20 किलोवाट में भी सेम ही पोर्ट्स हैं, और वो आपको यूजर मैनुअल में भी वो आपको मिल जाती हैं। आप वहाँ से भी उनको देख सकते हैं, और सेम पोर्ट्स हैं 5 एंड 6 नंबर। 3.2 किलोवाट हाइब्रिड इन्वर्टर प्राइस सपोर्टेड बिग पैनल लाइक जिनको 535। विकास, वहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, अगर आप वहाँ पे एक्सेस कर सकें। कोई भी आप यूजर मैनुअल जैसा ओपन करते हैं तो ये आपके पास एक यूजर मैनुअल है, SDT G2 का ही मेरे पास ओपन है। इसमें अगर हम थोड़ा सा नीचे आए तो
अराउंड 8th या 10th पेज इसका RS-485 कनेक्शंस के लिए होता है। इसमें आपको हर चीज़ मैनुअल इंस्टॉलेशन की हर चीज़ आपको अवेलेबल होती है। मैं उस पेज पे आ जाऊँ जो आप चाहते हैं। ये आपके पास पेज है जिसमें कनेक्टिंग स्मार्ट मीटर एंड RS-485 केबल, वो आपके पास ये अवेलेबल है। इसमें 2 पिन को कनेक्ट करने के लिए कौन सी पोर्ट्स हैं, प्लस माइनस, मीटर प्लस, मीटर माइनस, और ये 6 पिन हमारे पास अवेलेबल होता है, उसकी कौन सी पिन हम एक्सेस कर सकते हैं, इसके लिए कौन सी केबल चाहिए, कितने mm की केबल हो और किस तरह कनेक्ट करनी है, वो ऑल यहाँ पे अवेलेबल है। If inverter is installed in an outdoor environment, what sort of shed is favorable for optimal performance? अच्छा अब्दुल रब साहब, जिस तरह आउटडोर पे आपको पता है कि IP65 होते हैं इन्वर्टर्स, तो ये वेदर प्रूफ होते हैं। बट अगर आप इनके ऊपर कोई शेड बनाना चाहें, इनको बेसिकली आपने टेम्परेचर इनका जितना कम रख सकते हैं उतना आप रखेंगे, तो वहाँ पे इसकी जो परफॉर्मेंस है उसको ऑप्टिमम परफॉर्मेंस आप इसकी अचीव कर सकते हैं। लाइक अगर आपका टेम्परेचर 45-50 डिग्री सेंटीग्रेड 55 तक रहता है तो आपकी परफॉर्मेंस बेस्ट होगी, अदरवाइज ये कुछ डिग्रेड करना स्टार्ट करेगा अपनी परफॉर्मेंस को। तो आप इसके ऊपर कोई भी शेड प्लास्टिक का या किसी भी चीज़ का आप ये बना सकते हैं। If IP65 price 2 point or short, what is the अच्छा बेसिकली ये जो 6 पिन होती है इनमें डी रेड और मीटर दोनों के कनेक्शन अवेलेबल है। डी रेड जो है वो हमारे पाकिस्तान के लिए फेवरेबल नहीं है, जो हम पाकिस्तान के लिए यूज़ नहीं करते। ये यूज़ होते हैं ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, उन के लिए ये यूज़ होते हैं, तो इसलिए इन पोर्ट्स को हम पाकिस्तान में यूज़ नहीं करते। ये सिर्फ और सिर्फ अदर कंट्रीज़ के लिए, हमारी कंट्री के लिए सिर्फ हमारे पास 2 पिन अवेलेबल है, 5 एंड 6। नहीं, हम ग्रिड टाई इन्वर्टर के साथ बैटरी को कनेक्ट नहीं कर सकते। अभी एक बीच में क्वेश्चन है, इन्होंने क्वेश्चन पे भी किया है। चलो, आप इस फिगर की बात कर रहे हैं, इसमें यूजर मैनुअल जो है वो हर कंट्री के लिए एक ही डिज़ाइन होता है। उसमें ये आपको सिर्फ तरीका बताया गया है कि कैसे आप इसको अपने साथ इंस्टॉलेशन में कैसे आप इसकी वायरिंग कर सकते हैं। लेकिन हम पाकिस्तान रीजन में हमने सिर्फ 5 और 6 को ही यूज़ करना है, अदर वायर्स को हमने इग्नोर करना है। Other port with sort with wires. नहीं नहीं, वो शॉर्ट नहीं है, वो सिर्फ रिप्रेजेंटेशन थी, वो शॉर्ट नहीं है। उसमें वो आपकी 485 के लिए आपको इंडिकेशन दी गई है कि वहाँ पे एक आपकी प्लस है एक माइनस है, वो शॉर्ट नहीं है आपस में। शोइंग ऑन स्क्रीन ऑफ 25।
हसन सुल्तान, आप मेरे साथ अपना जो सीरियल नंबर है इन्वर्टर का वो शेयर कर दें। आई चेक एंड गाइड यू अकॉर्डिंगली। I mean, ये क्या क्वेश्चन है ये, how to reset the AC SPD fault showing on the screen 25 kilowatt. अहमद, अच्छा ये क्वेश्चन है इनका, हाउ टू रीसेट द AC SPD fault showing on the screen. जी, मैंने हसन को कहा है कि वो मुझे मेरे साथ अपने सीरियल नंबर शेयर कर दें। मैं पहले चेक कर लूँ कि वो क्या इशू क्या है और उसके अकॉर्डिंग उनको गाइड कर दूंगा। ठीक है। और ये मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स है। कोई क्वेश्चन, कोई भी टेक्निकल क्वेश्चन होता है तो वो AC एंड DC SPDs आर बिल्ट इन। यस, AC और DC जो SPDs है वो बिल्ट इन होती हैं इन्वर्टर्स के अंदर। ठीक है, सारे क्वेश्चंस एड्रेस हो गए हैं। थैंक यू। हाँ नहीं, ये अब्दुल रब शेख जो है ये कह रहे हैं इनका भी क्वेश्चन एड्रेस नहीं हुआ है। एक काम करते हैं कि तो माय क्वेश्चन इज दैट मैं खोल देता आंसर। हूँ, मैं खोल देता अब्दुल रब साहब, हूँ। सॉरी। तो इनको मैंने किया है, इनको बात करने दें। जी बोलें, आपका क्वेश्चन क्या है अब्दुल साहब? अस्सलाम वालेकुम सलमान साहब। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम। राफे। जी जी बेसिकली मेरा एक क्वेश्चन था कि हमारी एक साइट है जहाँ पे हमने 10 किलोवाट का गुडवी G2 इन्वर्टर लगाया था, और वहाँ पे हमने एक ही इनपुट जो है ना, हमने 18 पैनल्स की डाली थी, जिनको 535 वाट के मॉड्यूल्स की। ठीक है, तो हमने वहाँ पे इन्वर्टर के मैनुअल को फॉलो करते हुए जो सारे पैरामीटर्स हैं, जो उसका एमपीपीटी रेंज और सारी चीज़ों को फॉलो करते हुए हमने ये सिस्टम डिज़ाइन किया था। बट वो सिस्टम जो है ना, उसकी जो परफॉर्मेंस है, जो उसका आउटपुट आ रहा है, वो थोड़ा सा एबनॉर्मल आ रहा है। तो ये मुझे डिस्कस करना था कि इसमें क्या ऐसा इशू है, क्योंकि शॉर्ट सर्किट करंट और सारी चीज़ें मैच कर रही हैं आपस में एंड विद इन द रेंज है। और हमने किसी और ब्रांड का इन्वर्टर यूज़ किया था विद द सेम कॉन्फ़िगरेशन, तो वो बिल्कुल स्मूथली काम कर रहा है। तो इसमें कोई लिमिटेशन है गुडवी के अंदर, या डेटा शीट में कोई इशू है? नहीं अब्दुल रब साहब, मैं आपकी एक बात, आपने एक स्ट्रिंग यूज की है कि दो स्ट्रिंग्स यूज की है 99 पैनल्स की? एक स्ट्रिंग यूज की है, एक ही एमपीपीटी में 18 पैनल्स की। नहीं, बेसिकली जो आपकी वोल्टेज रेंज है SDG G2 की वो होती है 200 से 850 वोल्ट। जबकि अगर आपने एक ही स्ट्रिंग यूज की है 18 पैनल्स की, वो आपकी वोल्टेज को एक्सीड कर रही है। वो आपकी ये वो तकरीबन है 1000 प्लस पे जा रही है आपकी वोल्टेज। तो वो आपकी जो वोल्टेज है उसको कट ऑफ कर रहा है। नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन में जो पैनल की जो वोल्टेज जो आ रहा है, वो आपका आ रहा है, जो वीओसी है, वो आपका 47 46 वोल्ट पे आ रहा है। अगर हम जी उसको 40, 18 पैनल पे भी देख। जी। जी 47 भी अगर आ रहा है तो दैट मीन्स के 470 वोल्ट फॉर 10 पैनल्स एंड रेस्ट ये तकरीबन 900 को टच करेगा। तो रिकमेंडेड ये होता है कि आप दो स्ट्रिंग बनाएं 9 पैनल्स की, ताकि वो आपको अच्छी परफॉर्मेंस दे सके। अच्छा, जी चले ठीक है, सही है। how can we check the zero export device working properly? और यहाँ पे चैट की साइड पे क्वेश्चंस हैं जरा। बस आप जितने भी यूजर मैनुअल्स हैं वो हमारी वेबसाइट से जाके एक्सेस कर सकते हैं। मैं आपके साथ लिंक शेयर कर देता हूँ ताकि आपको वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर लें। जितने भी इन्वर्टर्स हैं उनके यूजर मैनुअल्स, यूजर गाइड्स, सॉफ्टवेयर्स वहाँ पे अवेलेबल हैं। आप इजीली उनको जाके डाउनलोड कर सकते हैं, उनको पढ़ सकते हैं।
देखें, जो रिकमेंडेशन की बात है डीसी और एसी एसपीडीज के हवाले से, तो वही बात आ जाती है कि जितना वो आप उसको गुड़ डालेंगे उतना मीठा होता चला जाएगा। आप जितना उसको अच्छा करेंगे, अगर जितनी सेफ्टीज बढ़ाएंगे उतनी उसकी सेफ्टीज बढ़ती चली जाएगी। ऑब्वियसली अगर आप एडिशनल लगाना चाहते हैं तो रिकमेंडेड है। Zero export update should be in all. जो GM 3000 है हसन, उसमें यही है कि आपकी जो मिडल लाइट है, ब्लू लाइट, अगर वो स्टेबल है तो उसका मतलब यही है कि आपके तीनों फेजेस पे वो इस टाइम आपकी कोई आउटपुट पावर एक्सपोर्ट नहीं हो रही, वो सिर्फ लोड को जा रही है। अगर वो ब्लिंक कर रही है तो उसका मतलब ये किसी भी एक फेज पे या तीनों फेजेस पे या किसी एक फेज पे भी वो एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया उसने। ठीक है, ओके परफेक्ट। बस ये आपके लिए प्रॉपरली डाउनलोड्स के जितने भी यूजर मैनुअल है आप इधर से इजीली एक्सेस कर सकते हैं। चलें, thank you very much. Thank you all of you for participating in this webinar, first ever, which happens to be. If you do not install, then there will be any warranty. नहीं, वारंटी से इसका कोई इशू नहीं होता। वारंटी बेसिकली इशू करती है वहाँ पे जहाँ पे आपकी अर्थ का प्रॉब्लम आ रहा हो। अर्थ का जहाँ भी प्रॉब्लम आएगा, जहाँ भी एक्सटर्नल डैमेज होगा, तो वहाँ पे फिर ये इशू आता है। बेसिकली अगर अर्थ और आपके फेजेस के वोल्टेज या आपके पीवी साइड से अर्थ के वोल्टेज इंक्रीज कर रहे हो तो फिर वारंटी में इशू आता है। अदरवाइज एसपीडी लगाने या लगाने से कोई इशू नहीं। चलो जी, थैंक यू वेरी मच। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने अपना टाइम निकाल के ये टेक्निकल वेबिनार अटेंड किया। वी डू होप कि दिस इज़ द बिगिनिंग ओनली। हम प्रॉपर सेमिनार भी जो है, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का इसको अप्रिशिएट करने का, और हम आपसे इन टच भी रहेंगे। मेरे नंबर भी आपके पास आ गया और अहमद का भी नंबर आ गया है। आप किसी भी टाइम पे किसी भी तरह हमसे कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप के थ्रू भी हमसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। वी डू वांट अस टू कम्युनिकेट, ठीक है ना। हम कंटेक्ट कनेक्टेड रहेंगे तो ही हम अपने कस्टमर्स को, जो कि आपके और हमारे दोनों के कस्टमर्स हैं, उनको हम प्रॉपर तरीके से एड्रेस कर सकते हैं, सेटिस्फाई कर सकते हैं। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। बाकी अगर कोई और क्वेश्चंस हो तो वो इंडिविजुअली आप पूछ लीजिएगा प्लीज़। थैंक यू वेरी मच। और एज कमिटेड इन द बिगिनिंग कि जो आप लोगों के क्वेश्चंस हैं, आप लोगों को एक लकी ड्रॉ में, जो कि अमेजोन के 5 वॉचर्स हैं $50 ईच के, उसमें जो है हम मतलब लकी ड्रॉ करेंगे और फिर उसको अनाउंस करेंगे आप लोगों के साथ। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़। थैंक यू, हाफिज़।